द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल जो है हमने लोकतंत्र का टॉपिक जो है वो ख़त्म कर लिया था। लोकतंत्र पे पूरी चर्चा जो है हमारी हो गई थी, उसके महत्व, उसके गुण, उसके दोष, कल हमने जो है वो दोष कर लिए थे। तो आज जो है वो नया टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है अधिनायक तंत्र। तो आज जो है हम लोकतंत्र के अपोजिट अधिनायक तंत्र पर चर्चा करेंगे। देखो, शासन प्रणालियों में बताया था हमने, लोकतंत्र है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, अधिनायक तंत्र है। लोकतंत्र हमने कर लिया था, तो आज अधिनायक तंत्र में है कि अधिनायक तंत्र जो है वो राजतंत्र की भांति संपूर्ण शक्ति इसमें भी जो है एक व्यक्ति में निहित होती है। जैसे राजतंत्र में क्या होता है भाई, राजा के पास सारी शक्ति होती है, अंतिम शक्ति का जो स्रोत है वो राजा होता है। राजा के निर्णय मान्य होते हैं, राजा सर्वे सर्वा होता है। तो राजा जो है वो अंतिम शक्ति का स्रोत होता है। तो अधिनायक तंत्र में भी क्या होता है, यहाँ भी जो संपूर्ण शक्ति जो है ना वो एक व्यक्ति के अंदर निहित होती है। अधिनायक वही एक व्यक्ति जो है ना श्रेष्ठ नायक होता है, उसको अधिनायक कहते हैं। पर इनके बीच में दोनों में देखो, राजतंत्र और अधिनायक तंत्र, इनमें क्या अंतर है? इनमें प्रमुख अंतर होता है पद ग्रहण करने के तरीके का। देखो, राजतंत्र में तो क्या होता है कि वंशानुक्रम देखते हैं हम भी, राजा का पुत्र आगे गद्दी पे बैठता है, फिर उस राजा का पुत्र आगे गद्दी पे बैठता है, वंशानुगत चलता है, पिता फिर पुत्र फिर उसका पुत्र। इस हिसाब से लगभग अपने को जो देखने में आता है, राजतंत्र इस हिसाब से चलता है। राजा जो है वो वंशानुगत निर्धारित होता है। लेकिन अधिनायक तंत्र जो है इसमें वंशानुगत नहीं होता। यहाँ पे जो है वो सैनिक योग्यता या पर्टिकुलर किसी समुदाय का हो, जैसे हिटलर नाजी पार्टी का था। तो ये जो है अपनी ताकत के बल पर सत्ता जो है ना वो हथिया लेते हैं। तो अपनी ताकत के बल पर सत्ता में आकर अपना पद ग्रहण करते हैं, यानी बलपूर्वक ताकत के आधार पर सत्ता को ग्रहण करते हैं। तो इनमें जो है पद ग्रहण करने का तरीका है। राजतंत्र में वंशानुक्रम होता है और यहाँ जो है वो तानाशाही तरीके से जो है ना वो अपना पद ग्रहण करके और उस देश का वो है जो सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है एक व्यक्ति, तो वो वहाँ का अधिनायक बन बैठता है। ये होता है अधिनायक तंत्र और राजतंत्र में बेसिक डिफरेंस। अधिनायक तंत्र के बारे में जो है ना कुछ विद्वानों ने जो है ना कुछ परिभाषाएं भी बताई। जैसे न्यूमैन था एक विद्वान, वो कहता है कि अधिनायक तंत्र से हमारा मतलब है कि एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के कोई समूह, एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है, जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं, यानी तानाशाही से, और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। तो न्यूमैन कहता है भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या उसका कोई समुदाय वो शासन पर अपनी शक्ति से बलपूर्वक शासन पर अधिकार कर लेंगे राज्य पर, और अब फिर वो क्या करेंगे, अपनी असीमित पावर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन पर नियंत्रण लगाने वाला कोई भी नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो है, और अब इस अधिनायक तंत्र को अपने क्लियर करें तो एक सोल्टाऊ ने परिभाषा दी थी। वो क्या कहता है, देखो इस बात से अधिनायक तंत्र जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यह जो है, सोल्टाऊ कहता है कि यह एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, जैसे कि राजा करता है ना वंशानुगत, तो वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, अपितु शक्ति या सहमति से, सामान्यतः दोनों तरीकों से ही वो इसे प्राप्त कर लेता है। या तो सहमति हो जाए सबकी और फिर वो एक व्यक्ति को राजा बना दें, एक व्यक्ति शासन सत्ता अपने हाथ में ले ले, या फिर वो अपने बल से शक्ति के माध्यम से उस सत्ता को प्राप्त कर ले। तो इन चीज़ों से वो प्राप्त करता है और उसके पास जो है ना वो सारी की सारी शक्ति उसी के पास होती है। अब वो क्या है, जिस शक्ति का प्रयोग अपने मनमाने तरीके से करता है, मनमाने आदेश जारी करता है। तो इस प्रकार क्या है, सोल्टाऊ की बात से स्पष्ट हो जाता है
कि व्यक्ति जो है ना वो सत्ता को बलपूर्वक या सहमति से प्राप्त कर लेता है और सारी शक्ति उसके हाथ में आ जाती है। फिर वह अपनी शक्ति का प्रयोग जो है मन मर्जी के तरीके से करता है। जैसे हिटलर जो है वो लगभग सभी आप लोग जानते हो कि हिटलर ने जो है ना इसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया था। तानाशाह था हिटलर, अधिनायक तंत्र उसने स्थापित कर दिया था और मर्जी के आदेश वो निकालता था जनता के लिए। तो ये है अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र में क्या है, एक व्यक्ति तानाशाही शासन स्थापित करता है अपनी और सारी शक्ति अपने हाथ में लेके और मर्जी के आदेश जो है वो चलाता है। ठीक है। अब देखो अधिनायक तंत्र में भी क्या है, एक अधिनायक तंत्र प्राचीन और एक अधिनायक तंत्र नवीन, दो हैं। तो प्राचीन अधिनायक तंत्र क्या था? अधिनायक तंत्र जो है, प्राचीन अधिनायक तंत्र उसको कहते हैं जिसमें जो सत्ताधारी व्यक्ति यानी जो सत्ता पे बैठता है वो सैनिक शक्ति के आधार पे सर्वोच्च बन जाते थे। यानी सैनिक शक्ति सारी उनके हाथ में लेके और खुद जो है वो पावर में आ जाते थे। नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसका जो अधिनायक तंत्र था वो इसी प्रकार का था। सारी सैनिक शक्ति अपने हाथ में ली और जो है वो उस राज्य का मालिक बन बैठा। ऐसा अधिनायक तंत्र नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था। और अब जो आधुनिक युग में अधिनायकवाद के रूप देखने में मिले उसमें क्या होता था कि अधिनायकवाद पर्टिकुलर किसी दल का नेता होता था या किसी दल विशेष से जो है ना वो शासन प्राप्त कर लेता था। यानी पर्टिकुलर अपना एक दल बनाता था और उस दल के आधार से वो उसके सहयोग से सत्ता पे जो है ना कब्जा कर लेता था। जो 1922 में फांसीवादी दल की सहायता से मुसोलिनी सत्ता में बैठा था तो उसने फांसीवादी दल बनाया था, फांसी दल, और उस दल की सहायता से मुसोलिनी ने क्या है सत्ता में आके बैठ गया। 1933 में क्या है हिटलर ने नाजी पार्टी बनाई थी। तो अब उस पार्टी की हेल्प से जो है ना हिटलर जो है ना जर्मनी का क्या बन बैठा था, अधिनायक, यानी जर्मनी का जो है ना वो राजा बन बैठा था, तानाशाही शासक बन बैठा था। तो जो प्राचीन अधिनायकवाद था उसमें क्या था, उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति सैनिक शक्ति को इकट्ठा करके और सैनिक शक्ति के माध्यम से पूरी सत्ता पे कब्जा कर लेता था। लेकिन आधुनिक अधिनायकवादों में व्यक्ति क्या दल बनाता था और फिर उस दल की हेल्प से पूरी सत्ता पे कब्जा कर लेता था। जैसे कि हिटलर ने किया, आपको बताया मैंने, मुसोलिनी ने किया, फांसीवादी पार्टी और नाजीवादी पार्टी की हेल्प से ये जो है ना वो सत्ता के अंदर आके बैठ गए थे। तो इस प्रकार प्राचीन और जो नवीन अधिनायक है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। अब क्या है कि अधिनायकवाद क्यों बढ़ा, इसके उत्कर्ष के क्या क्या कारण रहे कि अधिनायक तंत्र जो है ना वो अब कोई भी सत्ता है वो एकदम पॉपुलर होगी या आगे बढ़ेगी तो पर्टिकुलर उसके कोई ना कोई कारण ही होंगे कि वो क्यों सत्ता उसकी अधिनायक तंत्र जो है ना वो स्थापित हुआ। तो उसके उत्कर्ष के, उसके ऊपर आने के क्या कारण रहे होंगे। तो देखो मेन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है जो युद्ध हुआ उसको जो है ना स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध कहा गया था। और ये कहा गया था भी अब लोकतंत्र स्थापित होगा और लोगों से आशा की जा रही थी भी स्वेच्छाचारी शासन क्या था, तानाशाही शासन था, उसके विरुद्ध लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में इसको देखा गया भी अब लोकतंत्र स्थापित होगा सभी जगह पर। और युद्ध समाप्त जब हुआ ना तो ये उम्मीद भी की जाने लगी भाई सारे यूरोप के अंदर जो है ना वो लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, युद्ध के उपरांत कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं जिसकी वजह से जो है ना लोकतंत्र की बजाय अधिनायक तंत्र ज़्यादा बढ़ने लग गया। और 1939 तक इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, जर्मनी, ग्रीस, इन सभी में जो है ना अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। अब क्या कारण रहे इन जगहों पे या यहाँ अधिनायकवाद के फैलने के, इनके बिंदु जो है ना मैंने आगे लिखे हुए हैं, इनकी बिंदुवार अपने बात करेंगे भी क्यों अधिनायक तंत्र यूँ बढ़ा, उत्कर्ष पे आया। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है देखो संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। देखो प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ ना उसके भीषण विनाशकारी प्रभाव निकले, बहुत विनाश हुआ था। तो उस समय क्या है कि जो इस विनाश से पीड़ित हुए लोग और हर कोई प्रभावित हुआ था, उन्हें संसदीय संस्थाओं के अंदर बिल्कुल ही विश्वास खत्म हो गया। अभी कोई भी संस्था जब ढंग से काम नहीं करती तभी जो है युद्ध होते हैं। तो अब पर्टिकुलर क्या होता है कि युद्ध हो गया तो लोगों को लगा कि संसदीय संस्थाएं काम ही नहीं कर रही ढंग से, और अगर ये ढंग से काम करती तो निश्चित रूप से
विश्व युद्ध नहीं होता, इसलिए इन संस्थाओं के अंदर जो है ना वो लोगों का विश्वास उठने लग गया। युद्ध से जो सैनिक लौटे वो पूर्णतः लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं से क्या से असंतुष्ट थे। जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया वो हर्जाना मांग रहे थे। तो ये जो सारी असंतुष्टि थी क्या थी, इसने अधिनायकवाद को जन्म दिया। भाई जब एक संस्था के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो जाए तो फिर क्या है, लोग उसका विकल्प ढूंढने लग जाते हैं। भी अब दूसरा कौन सा विकल्प होना चाहिए इसके अंदर, जिसके माध्यम से जो है ना वो शासन सत्ता बढ़िया चल सके। तो फिर इसने क्या है, जब लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास उठ गया तो अब इन्होंने अधिनायकवाद की तरफ, अधिनायक तंत्र की तरफ रुख करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए संसदीय संस्थाओं के प्रति जो अविश्वास था वो भी अधिनायकवाद के, अधिनायक तंत्र के आगे बढ़ने का एक मुख्य कारण बना। पॉइंट नंबर 2 था वर्साय की संधि। अब देखो क्या था वर्साय की संधि। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, उसके बाद जो हैं वो जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पे हस्ताक्षर किए थे। देखो मित्र राष्ट्र थे कुछ, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें मित्र राष्ट्र थे और कुछ केंद्रीय शक्तियां थी। मित्र राष्ट्रों के अंदर तो मेन फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन था और अमेरिका बाद में शामिल हुआ था। और जो केंद्रीय शक्तियां थी वो जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी थी, बुल्गारिया थी। ये भी बड़ी शक्तियां थी केंद्रीय शक्तियां। तो इनके गुट बने हुए थे। तो ये मित्र राष्ट्र जीत गए थे। तो अब क्या हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो ये केंद्रीय शक्तियां थी इन पे जो है ना इन्हें वर्साय की संधि पे इस पे हस्ताक्षर किए, जिसमें जर्मनी को बहुत सी अपनी भूमि देनी पड़ी थी और युद्ध के लिए इनको जिम्मेदार ठहराया गया। तो इनको भारी क्षतिपूर्ति थोप दी इन पे। तो काफ़ी इन पे दूसरे राज्यों पे अब ये कब्जा नहीं कर सकते, ऐसी इन पे लिमिटेशन लगाई। तो बहुत सी नियम और शर्तों में इन लोगों को बांध दिया था वर्साय की संधि में। तो क्या हुआ, इतनी कड़ी शर्तें लगाई ना, जो हालांकि वो मानते थे कि ये संधि की न्याय भावना पर आधारित नहीं थी। अब इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जो है, इन्होंने जो है ना इस संधि को मतलब अपमान माना अपना, भी ये अपमान है देश का हमारे। तो इन लोगों ने इस संधि को अपमान मानकर और वहाँ लोगों को इकट्ठा किया, लोगों का नेतृत्व किया और खुद जो है ना वो इसमें अधिनायक बन बैठे। हिटलर ने जर्मनी में किया था, मुसोलिनी ने इटली में किया था। इन्होंने क्या अपने दल बनाए, और जैसे मैंने बताया कि मुसोलिनी ने फांसी दल और हिटलर ने नाजीवादी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बनाई। उन संधि के खिलाफ लोगों को एकमत किया भी ये संधि गलत है, हमारे ऊपर थोपी गई है, हमारे पर बहुत जो है ना गलत रूप से थोप दी गई है। तो ऐसे लोगों का जनमत इकट्ठा करके इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली और जो है ना ये वहाँ के अधिनायक बन बैठे। तो इस तरीके से ये वर्साय की संधि भी जो है ना अधिनायक तंत्र को बढ़ाने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। पॉइंट नंबर 3 है कई देशों के लिए प्रजातंत्र नया था। प्रजातंत्र नया था पॉइंट है। तो क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसे पोलैंड था, यूगोस्लाविया था, आदि देशों में प्रजातंत्र स्थापित किया गया। लेकिन प्रजातंत्र क्या है, इनके लिए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था और एकदम जो है कोई नई व्यवस्था है उसमें लोगों का ढल जाना जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता। तो लोग जो है ना प्रजातंत्र के हिसाब से ढल नहीं पाए, प्रजातंत्रीय परंपराएं इनमें विकसित नहीं हो पाई और नया एकदम नया एक्सपीरियंस होने के कारण ये प्रजातंत्र की तरफ इनका झुकाव नहीं हो पाया। और जब प्रजातंत्र की तरफ झुकाव नहीं हो पाया तो प्रजातंत्र का अपोजिट अधिनायक तंत्र वहाँ स्थापित हो गया। अधिनायक तंत्र इनको ज़्यादा आसान लग रहा था, भी एक व्यक्ति का शासन होगा, वो ही सारा देश संभाल लेगा। इसलिए प्रजातंत्र नया नया था, उसकी सारी चीज़ों को ये नहीं संभाल पाए और नहीं समझ पाए, ये अपने आप को ढाल नहीं पड़ पाए प्रजातंत्र के लिए। तो फिर क्या है, वहाँ जल्दी क्या स्थापित हो गया, अधिनायकवाद स्थापित हो गया। तो इस प्रकार जो है प्रजातंत्र का नया नया होना देशों के लिए, ये भी जो है ना अधिनायक तंत्र की प्राप्ति, अधिनायक तंत्र के स्थापित होने में इसने भी बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट था आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति। अब क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सभी देशों की हालत जो है ना ख़राब हो गई। छोटे छोटे जो देश थे बिल्कुल ही, उनकी स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब नया विषय क्या था, आर्थिक आत्मनिर्भरता। भी आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर होंगे, सब कुछ हमारे पास आर्थिक रूप से होगा तभी तो उस देश का कुछ विकास हो पाएगा। और स्थिति युद्ध के अंदर ये थी कि लगभग विनाश हो चुका था। तो बड़ा एक ये चैलेंजिंग पॉइंट था कि आर्थिक आत्मनिर्भर होना। अब आर्थिक आत्मनिर्भर के लिए इन्हें क्या लगा
कि अब लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्थाओं के माध्यम से जो है ना हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। अब हम जो है ना तानाशाही शासन से भाई एक दूसरे राष्ट्रों पे कब्जा कर लेंगे और कर लेंगे, उनके संसाधन ले लेंगे। तो इन्हें लगा अभी तानाशाही शासन के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत जल्दी आ सकती है। भाई लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वैसे बताया कि मैं नया नया था तो कुछ करके, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बजाय ये सोच रहे थे वे अपने तानाशाही के बल पर हम जल्दी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। देखो अब क्या होता है कि कई बार, अब जैसे कोरोना काल के अंदर जो है ना मोबाइल चोरी की घटनाएं और अन्य चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, क्योंकि लोगों पे आर्थिक संकट हो गया। अब लोग सोचते थे कि कमाई कर करके खाएंगे तो इतना जल्दी पैसा नहीं आएगा, तो लोगों को ये रास्ता आसान लगने लग गया, क्यों ना मोबाइल छीन लिया जाए और 2-4 हज़ार में बेच दिया, चोरी कर लें। तो ये रास्ते गलत थे, लेकिन लोगों को एक बार बड़े आसान लगते हैं ये भी। हाँ, अब अधिनायक तंत्र हालांकि रास्ता सही नहीं है, लेकिन लोकतंत्र सबसे सफल शासन प्रणाली है। लेकिन एक बार के लिए त्वरित प्रभाव देखें, जल्दी प्रभाव, तो जल्दी प्रभाव के रूप में ये इसको देख बैठते हैं कि ये हाँ जी ये बढ़िया है। जो मैंने आपको बताया भी, चोरी कर ली एक बार तुमको लगा कि बढ़िया है, लेकिन इन चीज़ों के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो अब सोचते हैं भी 4,000 रुपये हम मेहनत करके कमाते तो हमें 20 दिन लग जाते, अब एक झपट्टे से ही कमा लिए। तो ये चीज़ है ना, ये इन देशों को लगा भी आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो हम ऐसे तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से तो बहुत समय लग जाएगा, तो क्यों ना तानाशाही शासन व्यवस्था के माध्यम से ना जो है हम इसको स्थापित कर लें। तो इस प्रकार जो है ना वो आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति ने जो है ना वो इसको बड़ा प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, आर्थिक संकट। सन 1929 के टाइम विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया था, और इस संकट के समय क्या हुआ, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों ने भी ऐसी ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई, बाकी सभी देशों की जो है ना आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। तो क्या हुआ कि इस आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए अब क्या है कि लोगों ने वही बात, जैसे आर्थिक आत्मनिर्भरता, लोगों जो है वो लोगों को चाहिए था कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था, बहुत सुनियोजित तरीके की अर्थव्यवस्था जो है उसी के माध्यम से जो है ना हम इस आर्थिक संकट से उबर सकते हैं। और इन्होंने कहा भी ऐसी व्यवस्था कौन दे सकता है, ऐसा व्यवस्था तो जो है वो अधिनायक दे सकता है, एक शासन जिसके एक हाथ में है, जिसके पास सारी शक्ति हो एक व्यक्ति के पास, वही हमें ऐसी आर्थिक सुनियोजित अर्थव्यवस्था दे सकता है। तो ये लगा वहाँ के लोगों को भी अधिनायक की जो है हमें जो इस आर्थिक संकट से उभार सकता है। इसलिए जो है ना आर्थिक संकट के समय अमेरिका और फ्रांस द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण बहुत से देशों ने जो है ना अपने आर्थिक संकट से अपने आप को आर्थिक संकट से उबारने के लिए क्या किया, अधिनायक शासन को प्रेफर किया और अधिनायक तंत्र को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ देखो अब तो है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उससे पहले राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन ये राष्ट्र संघ जो है ना बहुत ही जल्दी विफल हो गया। अब जब ये स्थापना हुई थी उसके थोड़े ही समय के बाद में राष्ट्र संघ जो है ना अपना सारा सम्मान जो है ना खो चुका था। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी देशों की समस्याओं का हल करती हैं। तो है अब उस समय क्या था, भाई राष्ट्र संघ ये प्रयास कर रहा था भाई निशस्त्रीकरण हो, शस्त्र सबसे कम से कम हो, शस्त्रों की होड़ कम से कम हो और शस्त्रों को ख़त्म किया जाए ताकि विश्व शांति बनी रहे। लेकिन लोग जो हैं बड़े बड़े देश तो इसका प्रयोग कर रहे थे, शस्त्रों को बढ़ा रहे थे, और छोटे छोटे देश जो हैं उन पे ये नियम बनाए जा रहे थे। तो अब छोटे देशों को लगने लगा भी ये तो हमारा संकट, हमारे प्रति जो है उनको शंका हो गई भी ये तो खुद तो बड़े बड़े राष्ट्र तो ये अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं और हम लोगों पे नियम कायदे कानून लागू हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर छोटे राष्ट्रों ने भी जो है वो विद्रोह की नीति अपनाई। विद्रोह की नीति से मतलब कि यहाँ भी जो है ना तानाशाही शासन स्थापित हो गया, और उन्हें लगा भी हम भी तानाशाही माध्यम से अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, क्योंकि कल को ये बड़े राष्ट्र जो है हम पे कब्जा कर लेंगे। डर का माहौल पैदा हो गया ना, तो राष्ट्र संघ जो है इस मामले में उनको पूरा निश्चित नहीं कर पाई भी आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो राष्ट्र संघ जो है ना वो असफल हो गया, और इसकी असफलता की वजह से ये कुछ भी नहीं कर पाया राष्ट्र संघ। तो छोटे राष्ट्रों में भी क्या हुआ, शंका की भावना पैदा होगी, भय का माहौल पैदा हो गया। तो यहाँ उन्होंने क्या है, इस भय से बचने के लिए तानाशाही मार्ग अपनाया। हम तानाशाह माध्यम से हम दूसरे देशों का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने अधिनायक तंत्र को अपनाया था। तो ये पॉइंट 6 थे जो अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारण बने, कि अधिनायक तंत्र क्यों बढ़ा। तो इस तरीके से कल जो है हम आगे इस अधिनायक तंत्र के लक्षण वगैरह देखेंगे भी, इसके क्या लक्षण हैं, क्या उस टाइम इसके गुण थे। तो आज मेनली अधिनायक तंत्र पे जो है ना
इतना ही टॉपिक था। अधिनायक तंत्र क्या था, जैसे आपको बताया कि एक व्यक्ति का शासन, तानाशाही शासन, और एक नाम हिटलर, मुसोलिनी, जिससे आप भली भांति परिचित हो, ऐसे व्यक्तियों का शासन जो है ना वो अधिनायक तंत्र कहलाता है। और ये क्यों बढ़ा, ये कुछ पॉइंट आपको बताए थे। इन पॉइंटों की वजह से, ये पॉइंट बताए, इन कारणों की वजह से अधिनायक तंत्र जैसे शासन को बढ़ावा मिला था। आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।